आइए सर, हम जो परकेजेट अब डिस्कस कर रहे हैं उस परकेजेट का नाम है इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर लोन एट कंसेशनल रेट। जरूरी नहीं है कि आपको फ्री में लोन मिले, लेकिन हो सकता है कि रेट भी अगर कम मिले तो भी ये बात हो सकती है। जैसे कि सपोज करो बच्चे, ये एक एम्प्लॉय है, कंसेशनल रेट। क्लियर है? सपोज करो एक एम्प्लॉय है, मान लो आयुष। आयुष सीए बन गया बेटा, इसकी शादी भी हो गई। इसकी शादी किसी सीएस से हुई है। अच्छी चीज है ना? अच्छी चीज है ना? कह रहे सर मन की बात सुन ली आपने मेरी। सीएस से होनी चाहिए शादी। हाँ। ठीक है, तो आयुष है और इसकी शादी हो गई है और ये जॉब करता है बेटा आईसीएसआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। नहीं, वहां पे भी तू और मतलब काम होता है बहुत सारे, मतलब वो लोग भी हायर करते हैं सीएस को। चलो मैं इधर ऐसा कर देता हूँ, रिलायंस कर देता हूँ। वो ईवाई में, अर्नस्ट एंड यंग। हम्म। जैसा तुम जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो, वहां जाकर भी एयर प्ले में वहां बता दो कि हमारे सर दिखाएं, ये देखो। ठीक है, तो बेसिकली आयुष की जॉब लगी और रिलायंस में जॉब लगी। जवाब क्लियर है भाई, नो। 10 दिन तक देखूंगा पहले मैं तुम्हें, अगर एक भी एयर प्ले इधर आ गया। हाँ वही बात है। ठीक है, सो आयुष की जॉब लग गई है और रिलायंस में जॉब लग गई है और आयुष सीए बन चुका है। अब बेटे मुझे बताओ, आयुष ने सोचा यार एक ना गाड़ी खरीदनी है। अब इसके पास गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ियां तो हैं इसके पास, होंडा सिटी ऐसी छोटी मोटी गाड़ियां हैं। लेकिन ये सोच रहा है कि सर मर्सिडीज खरीदनी है सर। ओ माय गॉड। और बेटे ये इतना अच्छा इंसान है, ये अपने लिए नहीं खरीद रहा, इसने गिफ्ट करनी है मुझे। ठीक बोल रहा हूँ ना आयुष? सीएस से शादी हो रही थी तो गलत नहीं लग रहा था तुझे? ठीक है, तो इसने मर्सिडीज कार खरीदनी है। इसकी कंपनी ने पूछा कि क्यों खरीदने हैं आपको, मतलब ऐसे इसने कंपनी डिस्कस करा तो उसने कहा कि मेरे एक सर हैं, सौरभ सर, उनको उनका बर्थडे आ रहा है तो उनको गिफ्ट करनी है। ठीक है, तो कंपनी ने बोला रहने दो, कह रहे नहीं, सर को गिफ्ट करनी है, सर की वजह से सीएस की शादी हुई है मेरी सीएस से। ठीक है, तो मेरे को बताइए कितने रुपए की गाड़ी होगी मर्सिडीज की? 50 लाख एवरेज लगा लो। आप मुझे बताइए, इंसान अगर मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है, लोन लेता है नहीं लेता? तो आयुष जी ना बैंक के पास गए। आयुष जी गए यस बैंक।
आयुष ने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब मुझे लोन चाहिए। बैंक ने बोला हाँ, ठीक है। तो यस बैंक, यस बैंक ने तुमने पूरा फ्लो ही खराब कर दिया है। ठीक है, तो आयुष गया, आयुष ने बोला कि मेरे को एक कार लोन चाहिए, और ये कार लोन स्पेसिफिक नहीं है, कार लोन, बाइक लोन, हाउसिंग लोन, कोई भी लोन हो सकता है, ऐसा मत सोचना मैं गाड़ी की बात ही कर रहा हूँ। तो कोई भी लोन चाहिए तो यस बैंक ने बोला हम आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12% पर एनम। मुझे बता दो, आयुष ने कैलकुलेशन करी होगी, अगर मैं 50 लाख का लोन लूंगा तो 12% का ब्याज कितना हो जाएगा साल का? 50 लाख पे 12% निकालना जरा, 6 लाख रुपए। तो हर साल कितने कितने रुपए का खर्चा? 6 6 लाख रुपए का। और उसने कहा आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ भाई, क्योंकि बेटा खर्चा कितने का आ रहा है। ये तो खुश हो रहा तू आइडिया ड्रॉप करके, है ना? तो लेकिन ना बेटा, इसने ना कहा कि चलो यार अपनी कंपनी से भी पता कर लेता हूँ। इसने वो कंपनी को बोला कि मुझे ना लोन चाहिए, कितने रुपए का? 50 लाख का। कंपनी ने बोला हम देंगे ना लोन, ऐसी क्या बात है? आयुष ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी ने बोला निल। आयुष जी, आप यस बैंक से लोन लेंगे या अपनी कंपनी से? ऑब्वियसली आपको बेनिफिट दिख रहा है, कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। ये जो हाँ, हर साल ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दूंगा। और क्या, 1 साल का बेनिफिट है, हर साल मिलेगा ना बेनिफिट तेरे को ये, जब तक तू रीपे नहीं करता। आगे की कहानी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको बेनिफिट दिख रहा है, पहले दिखना स्टार्ट हुआ कि हाँ सर, अगर कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो एम्प्लॉय को बेनिफिट तो होता है सर। आपको कुछ टैंजिबल नहीं दिख रहा कुछ कि मैं एसी दे रहा हूँ, फर्नीचर दे रहा हूँ, बेनिफिट तो है सर। अभी वो हाई लेवल है, मतलब वो पता है तुमने पहले 2 पेज पढ़ लिए हैं, वो अभी नहीं। ठीक है, आइए, अब आप मेरी बात समझना। तो सर अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। अभी हम लोग मान के चल लेते हैं, बहुत सारे केसेस बनेंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा? चलो यार, अभी जो रिसेंट खत्म हुआ है वो कर लेते हैं। अभी अभी प्रीवियस ईयर जो खत्म हुआ है वो है 21 22। कित और आपने जो लोन लिया है वो किस डेट को लोन लिया है? 1 4 21। तो ऑब्वियसली क्या मैं कह सकता हूं कि अब तुम अपनी कार का लोन यस बैंक से ले रहे हो क्या? नहीं ले रहे। ठीक है, इसका एक सिस्टम है, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आयुष ने 50 लाख का लोन तो ले लिया है, लेकिन रीपेमेंट की 50 लाख वापस करेगा नहीं करेगा कंपनी को? करेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ये। मैं अभी एज्यूम क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है। तो सर बेनिफिट कैसे निकलेगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मंथ, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। आप मुझे बताइए, 21 22 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यही है ना 21 22 की कहानी? आप मेरे को बता दीजिए, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे? हम्म, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? 50 लाख। अप्रैल में कितना? 50 लाख। मई, ऐसे करते 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 आप मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 6 करोड़। ठीक है, वैल्यू ऑफ
इंटरेस्ट फ्री लोन। ₹6 करोड़ इंटू, आपके हिसाब से बेनिफिट कितने का है, फायदा कितने का है, रेट के एंगल से बताइए। 12%। आप किसको रेफर कर रहे हो, यस बैंक को, बट HDFC, हाँ, अगर 12%, यस बैंक का रेट कितना था, 12, HDFC 10 दे रहा, ICICI 13%, एक्सिस बैंक 12.5, 10, जो सबसे कम होगा क्योंकि आपको फायदा है उसमें और सरकार समझेगी इस बात को। तो बैंक रेफरेंस करने के लिए बैंक यस बैंक यूज नहीं होगा, हमेशा हमेशा RBI नहीं, SBI। आपको पेपर में दे रखा होगा कि यस बैंक का रेट इतना है, इसका ये SBI का इतना, किसका रेट आप रेफर करेंगे। अलग अलग दिन पे अलग अलग रेट होते हैं सर, कौन से दिन का रेफरेंस रेट यूज करूं। जब लोन लिया, कौन सी डेट को, 1/4, नहीं लूंगा मैं। अगर मैंने 10/6 को लिया होता तो 10/6 का नहीं, जिस भी साल में आपने लोन लिया है उसका पहले दिन का रेट, यानी कि SBI का जो मेरे को रेट लेना है वो लेना है एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। ये चांस की बात है कि 1 अप्रैल को आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूं मैं भी, 1 अप्रैल। आप मुझे बताओ, कोई गाड़ी लेने का तो हमेशा साल के बिगनिंग में ही सोचेगा, हो सकता है 15 अप्रैल को सोचा होता उसने। तो अगर उसने 15 अप्रैल को लोन लिया होता तो क्या मैं 15 तारीख का रेट लेता, नहीं सर, ये जो भी साल है उसका पहला दिन। तो मुद्दे की बात ये है, मुझे SBI का जो रेट लेना है वो 1/4/21 का लेना है, क्योंकि 21-22 का लोन है। और मान के चल लो कि रेट कितना है, 10% से फ्रैक्शंस में आता रहेगा बार बार। इसका रेट कितना मान लो, 12%। इसको चाहे आप 10 कर दो, चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 12 ही रहने दें, ठीक है। नहीं वो कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं तुम। 10%, बेटे तेरी बात मैंने मान ली ना, तुमने ना पॉइंट मिल जाएगा एक, मौका मत दिया कर। वो ना बैठे हैं पॉइंट इकट्ठे करने के लिए, जैसे बारात में पैसे लुटाते और नीचे उठाते हैं ना पैसे। आइए, 6 करोड़, ठीक है। मुझे बताइए टोटल लोन का टोटल कितना है, 6 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इन रियलिटी क्या 6 करोड़ का लोन है, इसको 1/12 करो ना आप। समझ गए क्यों कर रहा हूं मैं, समझ गए ना आप। नहीं, नहीं, एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। आपको अभी तो लग रहा है कि सर बात तो वही है, अभी जब मैं 4 सिचुएशन बदल दूंगा ना तो बार बार बात वही नहीं रहेगी, एक सिस्टम है, आंसर वही आएगा आपका। और ये मैं सोचना हर बार आंसर वही आएगा, मैं भी तो अभी एकदम सिंपल सिस्टम कर रहा हूँ, अभी तो इसमें रीपेमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो अलग अलग बात है, ये एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आ जाएगा, सारे केसेस आ जाएंगे। आप मुझे सर बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी 1/12 की है। मैडम, 1/12 इसलिए करा है क्योंकि आप 50 लाख 50 लाख इंटू 12 नहीं कर गए आप। यस सर। हाँ, तो इसलिए उसको मैंने डिवाइडेड बाय 1/12 कर दिया, क्योंकि आपने टेक्निकली मंथ से मल्टीप्लाई करा होगा उसको। बोलिए, आपने टेक्निकली क्या करा हुआ है, 50 लाख इंटू 12 महीने।
ये तो समझ आ गई। 50 लाख इंटू 12 महीने इंटू 12%, तो इस 12 महीने को काटने के लिए मैंने 1/12 कर दिया। हाँ जी, मेरे को बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। पहला केस क्लियर है सबको? अगर मैं आपको बोलूं सेकंड केस में, नहीं, 2 lakhs is withdrawn each month. 2 lakh is repaid each month. रीपेड, रीपेमेंट कर दी ना। तो बेटा इसका मतलब तुमने जो लोन लिया है वो 50 लाख का था, लेकिन तुमने कंपनी को बोला है आप मेरी सैलरी में से 2-2 लाख रुपए आप काट लेना। यहां तक क्लियर है? सैलरी इज credited on last day of each month। यानी कि बेटे जब तुम नौकरी कर रहे हो ना, तो अप्रैल के महीने की सैलरी कौन से दिन आ जाती है तुम्हारी? 30 अप्रैल। यानी कि जब तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको सैलरी देगा तो वो ऑलरेडी 2 लाख काट के ही देगा। समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूं ये? और अब आपको क्या देखना है कि सर जी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे। समझ रहे हो आप क्या हो गया? 46, 44 लाख, 42 लाख। टोटल करो बेटा इसका। कितना आ रहा है टोटल? कितना? 4 crores 40। सारे नंबर तो 4 crores 44 लाख, यही आ रहा है? कैसे निकालोगे इसको? 4 crores 44 lakhs, 12%, 1/12। कितना अमाउंट आ रहा है बताओ फटाफट। 4,44,000 सेटल्ड है जी। अगर मैं थर्ड केस जो बनाऊंगा, 2 lakhs is repaid each month। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। सैलरी इज credited ऑन नेक्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यानी कि बेटे तुमको जो अप्रैल की सैलरी है वो कौन से महीने में मिलती है बच्चे? फर्स्ट महीने।
तो इसका मतलब अप्रैल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? हाँ, ध्यान रखनी है ये बात है आप। परक्यूजेटिव बड़ा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 4-5 नंबर। अगला कितना हो जाएगा? 46, 44 लाख, 42 लाख। चौबीस लाख ऐड कर दो इसमें सीधा। कितना? 4 करोड़। निकल जाएगी वैल्यू। ऑनलाइन भी सब बच्चों को क्लियर है? पीछे देवेन क्लियर है दोस्त? कितना? सर, जरूरी है क्या फर्स्ट डे को ही लोन लिया जाए या अप्रैल में ही लोन लिया जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोन लिया हो 10 जुलाई को। तो अगर अब मैं केस नंबर 4 की बात करूं, तो आप ये लगा लो, मान लो लोन लिया बेटा 10 जुलाई 21। और देखो रीपेमेंट का सिस्टम तो समझ आ गया ना तुम्हें? तो सिर्फ केस नंबर 4 में मैं सिर्फ लोन डेट चेंज कर रहा हूँ 10 जुलाई 21। आप मुझे बता दीजिए अप्रैल में कितना अमाउंट लिखूं? नहीं लिखूं। मई, जून, जुलाई। जुलाई में आएगा ना? कितना? और अगर मैंने रीपेमेंट चालू कर दी होती और अगर लास्ट डे सैलरी मिल रही होती तो ये 48 हो जाता। और अगर फर्स्ट डे मिल रही होती अगले तो 50 ही रखता मैं इसको। आप समझ गए ना? अभी हम ये मान लेता हूं मैं 50-50 लाख ही कर लेता हूँ। ठीक है? तो जुलाई अगस्त में भी टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 3 महीने हट रहा है ना बस। 4.50 करोड़। तो बेटा 4.50 CR, 12%। इसको क्या कर दूंगा बेटा? 12 से डिवाइड करेंगे। 1/12 ही करेंगे। मेरे को नेचुरली बोल नहीं पा रहा मैं रीजन क्या, पर ये एकदम सही है, पर मैं बोल दूंगा। ये एकदम ठीक बात है। कई बार होता है ना खुद से नहीं आ रहा है एकदम से। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप इसको 1/12 करोगे। अगर आपने लोन आखिरी दिन भी लिया होता ना, तो भी आप इसको 1/12 ही करते। ठीक है जी? बताइए कितना आ रहा है? 4,50,000। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी। फोर्थ वाला केस, मैडम अगर आपका अप्रैल में लोन ही नहीं है तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा ना। अप्रैल में जून में कुछ भी नहीं आया। जुलाई में 50 लाख हो गया। एंड तक 50 लाख चल रहा है। 4.5 करोड़ हो गया। उसका 12%। 1/12। क्लियर है? क्या कह रहे हो? क्या? सारे केसेस दिखा दूं? दिख रहे हैं? सर ये ग्रुप में डाल दें नोट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। ग्रुप में डाल दूंगा मैं। बोलिए, क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ एक, हाँ जी मैडम।
हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो आउटस्टैंडिंग होता जाएगा तेरा, वो है वो। अभी एक बार जो सेटअप है पूरा वो बताता हूँ। सर, in the following two cases, interest free loan will be exempt. Oh my God! यानी कि बेटे, अच्छा ये बेटे आपको ये समझ तो आ रहा है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये सारी टैक्सेबल हो रही है वैल्यू। लेकिन अब मैं आपके साथ दो केसेस डिस्कस कर रहा हूं, उसमें आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, एग्जेम्प्ट। और आपको एक बात बता देता हूं, एग्जेम्प्ट का दूसरा वर्ड होता है टैक्स फ्री। जनरली परक्विजिट में बोला जाता है टैक्स फ्री परक्विजिट, समझ रहे हो? जिसके अंदर पहला केस है, इफ एग्रीगेट ऑफ द लोन, एग्रीगेट ऑफ द लोन होता है पूरे साल में तुमने कितने ही लोन लिए हो एम्प्लॉयर से, समझ रहे हो? तुमने एक लोन लिया 5,000 का, फिर 8,000 का एक और लोन ले लिया, तो जितने भी लोन चल रहे हैं उस एम्प्लॉयर से एग्रीगेट कर दिया मैंने, डज नॉट एक्सीड्स 20,000 पर annum। बेटे एक बात बताओ, तुमने लोन लिया 15,000 का, ये सारी वर्किंग करूं मैं? सरकार कहती है इतना छोटा लोन है, इसके ऊपर थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आपने अगर लोन लिया 50,000 का तो चलेगी वो वर्किंग, बिल्कुल चलेगी। सर मैंने एक लोन लिया 5,000 का, एक लोन लिया है 17,000 का, दो लोन चल रहे हैं मेरे एम्प्लॉयर से, 5,000 और 17,000, क्या वर्किंग चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मैं एग्रीगेट देख रहा हूँ। अगर एग्रीगेट लोन डज नॉट एक्सीड 20 लाख है, 20,000, ठीक है, तो नहीं होगी वर्किंग, और अगर एक्सीड हो गई तो हो जाएगी। क्लियर है जी? दूसरी बात और, if loan is taken for medical treatment of employee or any of his family member, देख लेंगे कौन कौन फैमिली मेंबर में आता है अभी, लेकिन मुद्दे की बात यह है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो कार लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे लोन नहीं है, लेकिन अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन देता है, तो क्या मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा? नहीं करूंगा। अब यहां से आगे का स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यही बना देता हूं मैं एग्जाम्पल। मान लो एक एम्प्लॉई है और ये एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर ने इसको 20 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कौन सी डेट को दिए? 1/4/19 को। ठीक है साहब, मेरा आपसे सवाल है, 19-20 में मैं क्या करूंगा? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं मंथ लिखूं और आउटस्टैंडिंग, तो अप्रैल, मई, आई एम सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बड़े ध्यान से देखना। एक बात बताओ, लोन चल रहा है नहीं चल रहा? पर मैं आपको कोई लोन स्टेटमेंट बनानी नहीं सिखा रहा। कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में आपस में क्या अमाउंट चल रहा है हम वो नहीं सीख रहे, मैं इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से चीजें सीख रहा। तो कंपनी बैकएंड पे जो भी आउटस्टैंडिंग चला रही है, ऑब्वियसली 20 लाख रुपए का लोन है तो चल रहा। पर मुझे बताइए, ये आउटस्टैंडिंग में कौन से दिन का लेता हूँ? एंड ऑफ। कितना लिखूं मैं अप्रैल के महीने में? लिखूं या ना लिखूं? हाँ जी, क्यों? अच्छा मैं लिख देता हूं, फिर इस पे
ब्याज 12% है, टैक्सेबल करना है क्या आपको? तो फिर बनानी क्यों है स्टेटमेंट? तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है? सर बट 20 लाख देने हैं। हाँ तो मैंने आपको बोला ना, मैं यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बता रहा, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ टैक्स पर्पस के लिए इस वर्किंग के अंदर घुसना ही नहीं है उस बैलेंस को। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? लेकिन आपने बेटे लाइफ में सुना है इंश्योरेंस भी होती है लोगों की। देखो, इस एम्प्लॉय को जैसी इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा तो इसने किससे पैसे लिए? कंपनी से। आपने सुना है इंश्योरेंस दो टाइप की होती है, एक होती है कैशलेस। कैशलेस पता है क्या होता है? नहीं, कैशलेस होता है एक एम्प्लॉय को सपोज करो एकदम से, नहीं ठीक है, कैशलेस क्या होता है समझना। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, उसको एकदम से हार्ट में पेन होने लग गई, हार्ट अटैक आया उसको, क्या करो? पहले कंपनी को फोन करे, पैसा दे दो, ठीक है? तो समझना पूरा सीक्वेंस क्या होता है। वो इमीडिएट हॉस्पिटल भागेगा, हॉस्पिटल वाले आपको क्या लग रहा है इमीडिएट रूम में ले जाते हैं, या पहले साथ में जो अटेंडेंट होगा उसको बोलेंगे आप पेमेंट भी कर दो? ये सब होती है पहले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है। अगर तो उस एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस ले रखी है, आप इंश्योरेंस समझते हो ना, मतलब जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके देती है, एक तुम भागते हुए जाओ, तुमको एक कार्ड दे रहे हैं, तुम सिर्फ वो कार्ड दिखा देना रिसेप्शन पे, तुमसे कोई पैसा नहीं लेगा, तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल और उस इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ही हो गया बस सारा। एम्प्लॉय को या जो भी बंदा इंश्योर्ड है, एम्प्लॉय को कोई जाके पेमेंट नहीं करनी है रिसेप्शन पर। मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, मैं जाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि मेरी इंश्योरेंस बढ़िया वाली है, ठीक है? अपने आप कंपनी, अपने आप हॉस्पिटल उस मेरी इंश्योरेंस कंपनी से सेटल कर लेगी। ये होता है कैशलेस, जिसके अंदर पेशेंट का 1 रुपया नहीं निकलेगा। एक होती है रियम्बर्समेंट स्कीम, पेशेंट जाएगा, जितना खर्चा है पेशेंट पूरी पेमेंट करेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को अपनी डिटेल सबमिट करेगा कि मैं एडमिट हुआ था 5-6 दिन, 10-15 लाख रुपए लगे हैं, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देती है। कौन सी बढ़िया स्कीम है आपके हिसाब से? कैशलेस, तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। समझ रहे हो? आपको अपनी हेल्थ इंश्योर करानी है, कैशलेस पे 25,000 का प्रीमियम है, रिम्बर्समेंट पे 23,000 का है। तो इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स बने होते हैं। ये जो एम्प्लॉय है, अभी आप मान के चल लो मैंने इंश्योर्ड रखा था या अनइंश्योर्ड रखा था, मान लो अनइंश्योर्ड है, ठीक है? अब मैं एक और केस बनाता हूं। अच्छा, अगर ये एम्प्लॉय इंश्योर्ड होता, इंश्योर्ड, और इसके पास कैशलेस होती, क्या इसको पैसे की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। इंश्योर होने के बावजूद पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है? जब आपकी वो कैशलेस वाली ना हो, नॉर्मल वाली इंश्योरेंस, क्योंकि हॉस्पिटल वाला कह रहा है भाई साहब पहले पैसा जमा करो। तो मैं एक दूसरा केस बना रहा हूं। ये जो एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है, अब ये क्या है बेटा? इंश्योर्ड, लेकिन हालांकि उसका कोई नाम नहीं होता, कैशलेस होती है, अदरवाइज होती है ऑन पेमेंट। मतलब ऑन पेमेंट मतलब पहले पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। तो भाई इसके पास पैसे नहीं थे, इसने फटाफट कंपनी से पैसे लिए 20 लाख रुपए, इसका थे ही नहीं, ठीक है? इमीडिएट इसने कंपनी से 20 लाख रुपए लिए। आप मुझे बता दीजिए, एक एम्प्लॉय है, उसको एकदम से हार्ट अटैक आया, ही इज इंश्योर्ड, लेकिन एडमिशन के लिए पैसा तो चाहिए, तो उसने अपनी कंपनी से 20 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? आप मुझे बताइए, जब कल को ये डिस्चार्ज होगा तो क्या ये अपना क्लेम नहीं डालेगा? डालेगा ना? तो ये एम्प्लॉय हॉस्पिटल गया, इसने 20 लाख रुपए लिए थे, 20 लाख का ट्रीटमेंट करा दिया। अब इसने जब क्लेम डाला, इसको 20 लाख रुपए मिल गए बेटा, क्या इसको रखने चाहिए अपने पास? कंपनी को देने चाहिए, ये कायदा है ये। अगर इसने कंपनी को वापस नहीं दिए
तो इसकी वर्किंग चालू कर दूंगा मैं। तुम्हें 20 लाख चाहिए थे तुम्हारे इलाज के लिए, मैं कुछ कुछ नहीं कह रहा, नई वर्किंग चलाऊंगा मैं। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा दे देगी, क्या तुमको वो अपने पास रखना चाहिए? सरप्लस इन योर बैंक अकाउंट, यू शुड बी पेड बैक टू द कंपनी। यानी कि सीक्वेंस बनाते हैं। इसका ना अप्रैल में ट्रीटमेंट हुआ, अप्रैल में हॉस्पिटलाइजेशन हुई, और इसने कितने रुपए का लोन लिया है? 20 लाख रुपए का। आप मुझे बताइए मैं आउटस्टैंडिंग कितना लिखूं? नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। सर पर 20 लाख का लोन लिया है, हाँ तो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, जरूरत है ना उसको। अप्रैल मई जून बेटा ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ इसका बहुत, ये 3 महीने हॉस्पिटल में। जून में ये डिस्चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज होना कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। 15 जुलाई को इसको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया बेटा। कितने रुपए दे दिए? 12 लाख रुपए वापस कर दिए इसको। ये जब डिस्चार्ज हुआ, इसने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, इसके क्लेम के हिसाब से चलो आप मान लो 15 लाख रुपए इसको मिल गए, और इसने अपनी जेब में ही रखे हैं पैसे। वहां से लोन भी चल रहा है, तो वो तो इसकी अपनी सेटलमेंट है, कंपनी कह रही है चलो देता रहेगा जैसे भी अभी, वो अलग बात है। पर यहां से 15 लाख रुपए जेब में आ रखे हैं। सरकार कहेगी भाई ये 15 लाख ना यहाँ लिख दूंगी हम, बिकॉज फंडा एकदम क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आता ही, जो भी पैसा आया है चुपचाप दे दो कंपनी को उधर। अगर नहीं दिया, तुम्हारे बैंक में पड़ा है, तो वर्किंग होगी उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। हर केस में यार अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैं, कोई 2 महीने है, कोई 5 दिन है, कोई 25 दिन है, कोई क्या पता, समझ रहे हो? उसमें खत्म ही नहीं हो सकती बातें। 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, समझ आई आपको बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? यहां तक समझ आई बात? अब इसमें एक आखिरी ट्विस्ट डाल रहा हूं। हो सकता है ना इसने अपनी कंपनी को बोला हो आप हर महीने मेरे से 50,000 काटते रहो, मेरे को पैसा मिले ना मिले। कंपनी ने बोला भाई तेरे को 20 लाख तो दे रहे हैं, पर देख आज तू लोन ले रहा है ना अप्रैल में, भाई 50,000 कटेंगे भाई। सीधी सी बात है, कंपनी की पॉलिसी है, आपको पैसा चाहिए मैं दे रहा हूं, बट मोमेंट आई गिव यू द मनी, अगले महीने की सैलरी तेरे को 50,000 कट के मिलेगी। जो कि नॉर्मल बात है भाई, कुछ तो रीपेमेंट लूंगा ना, ऐसे थोड़ा ना करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर ऐसी कहानी है, मैंने पूरा केस बना दिया, आप मुझे बताइए। अच्छा ये एडमिट कब हुआ था? अप्रैल में, ठीक है। और कंपनी इससे पैसा कब से लेना स्टार्ट कर देगी? अप्रैल से। डिस्चार्ज पे क्यों? मैंने तेरे को लोन दे दिया, 30 अप्रैल को तेरी सैलरी में से कट के मिलेगी अब तेरे को सैलरी, समझ रहे हो? तो आप मुझे बता दो, और सिंपल केस रखो, हर महीने की आखिरी दिन मिल जाती है सैलरी, तो हर महीने जब मेरे पास सैलरी आ रही है तो 50,000 कट के आ रही है। मेरा आपसे सवाल, यहाँ तो वैसे ही नील है, मेरे को इंश्योरेंस से पैसा थोड़ा ना मिला अभी, ये भी नीली है, ये भी नील है। मैं सिर्फ 50,000 माइनस करूं। हम्म। हम्म। 50,000 पुरानी वाली रीपेमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपकी आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ, कितना पैसा बच रहा है वो थोड़ा ना, बच तो रहा है 20 लाख, माइनस जो जो उसने रीपेमेंट कर दी होगी 1.5 लाख की, वो स्टेटमेंट तो अलग है। तुम्हारा ये 15 लाख जुड़ना चालू हो गया क्योंकि तेरे पास आए, लेकिन साल के एंड में तूने कितने दे दिए होंगे उसको? 50। अब आप बोलोगे सर पुराना क्यों नहीं लिया? बेटे सिस्टम है ये, मैं 1.5 लाख बोल दूंगा, सरकार तुमको आईसीआई के पेपर में लिखा हो दिस इज नॉट एज पर दी टैक्स रिटर्न्स, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना आप, समझ रहे हो? एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर में फॉर्मूले डले हुए हैं। ठीक है, आप बोलो सर कर दो, मैं नहीं कर सकते भाई, जिस दिन ये सिस्टम चेंज हो जाएगा वो हट जाएगा। अगले महीने कितना और माइनस करोगे? उससे अगले महीने 50, उससे अगले महीने 50। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? चलिए एक बार नोट कर लो इसको, एक सेकेंड। तो कितना कितना आ रहा है बच्चे? 50 50 माइनस करोगे तो
क्योंकि हर महीने ये रीपेमेंट कर रहा 50,000 की। एक हाँ जी, करोड़ 30,50,000। 1,30,50,000। तो कैसे निकलेगा जी? 1,30,00,000, 1,30,00,000, हाँ, 50,000। रेट कितना था मान लो? 12%। कितने से कर दूंगा मैं? बोलिए, क्लियर है? तो सर, अच्छा एक बात बताओ, एक आखिरी बात, वैसे पता नहीं ये आएगी नहीं आएगी। सपोज करो कोई भी रीपेमेंट नहीं होता, मतलब इसको 2 मिनट के लिए मान लो 15,00,000, 15,00,000 ही हो रहा है, ठीक है, कोई रीपेमेंट नहीं चल रही। कंपनी जो कंपनी एम्प्लॉयर है जो मेरा, उसने मेरे को 20 लाख दिए थे, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कितने आ गए थे? 15,00,000। तो जैसे ही मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से 15,00,000 आएंगे, 15,00,000 का काम चालू हो जाएगा। अगर मैंने 3 महीने बाद उसको रीपेमेंट कर दी पूरी की पूरी, या 15,00,000 कर दी है, तो जीरो हो जाएगा ना बेटे बाकी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सरकार को प्रॉब्लम किस बात से कि मेरा लोन चल रहा है? नहीं, सरकार कह रही है तेरे को जो इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है मैं वो यहाँ पे गिनना चालू कर दूंगी, अगर तू ये मेरा सारा पैसा उनको दे देगा तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए, गुड। तो सर, आपका सारा का सारा इंटरेस्ट फ्री लोन की बात खत्म हुई। आएगा। अगर मैं आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो वो टेक्निकली बेनिफिट है, आपके हैंड में ऐड होता है, बट वो एग्जेम्प्ट है मेडिकल परक्विजिट में। वो सारा का सारा हेल्थ इंश्योरेंस भारत सरकार प्रमोट कर रही है। अगर आप कल को किसी कंपनी में जाते हो ना जब, तो आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी करा देती है, वो कंपनी बेयर करती है। मान ले तेरी इंश्योरेंस हो रही है 50,000 की साल की, कंपनी देगी वो, और टेक्निकली बेनिफिट है, आपके हैंड्स में टेक्निकली सैलरी में ऐड होना चाहिए, बट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो हम देखेंगे मेडिकल परक्विजिट में। आओ बेटे, एक छोटा सा परक्विजिट और करते हैं। वो तो 12 बजे अकाउंट्स की क्लास है ना। बहुत ही छोटा पॉइंट है बेटा। टी, स्नैक्स, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। सर जी ये क्या है सर? बेटे एक बात बताओ, अगर आप कल को ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में चाय मिलती है, कॉफी, आपके हिसाब से ये जो कॉफी मशीन्स होती हैं कितने रुपए की कॉस्ट होती होगी, ये जो ऑफिस में जो लगी होती है? हम्म
जैसे इधर ये जो कॉफी वेंडिंग होती है ना, नेस्कैफे वाली भी जो लगी होती है, कितने रुपए की मिलती है बाहर? 20 रुपए या नहीं? कॉफी वेंडिंग मशीन नहीं होती, आप कॉफी बोलते हो। हाँ, आ जाती है कॉफी अपने आप, जैसी मशीन को बोलता कॉफी। है 10 रुपए नहीं, 40-50। अरे मैडम, आपका तो कोई बहुत महंगी कॉफी बेच रहा है। हाँ हाँ, अमीर कैटेगरी के हैं ये। हाँ, पता कर लेते हैं। है सबके पास ना 30-30 रुपए है, लेके चल लूंगा। इधर ही मिलती है, पार्क के उधर। मैं वॉलेट लेके नहीं जाऊंगा। पी लोगे? चलो ठीक है, फिर अभी चलेंगे, कॉफी पियेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, आप अगर है है एल्कोहलिक में, किसका? एल्कोहलिक का? एल्कोहलिक का ट्रीटमेंट नहीं है कुछ, नॉन एल्कोहलिक है ये। ठीक है, एक बार देखना, अभी बता दूंगा क्या ट्रीटमेंट होता है। अल्कोहल पीने वाले का ट्रीटमेंट होता ही अलग है वैसे भी। ठीक है, फ्री फूड, फ्री फ्रूट नहीं है ये, फूड है बेटा, फ्री फूड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कॉफी की जो मशीन होती है ना, उसमें आप ये कह सकते हो, जैसे जो अच्छी कंपनीज में लगी होती है, तो पर कॉफी कॉस्ट ही 30 रुपीज होती है उनकी। जैसे जब मैंने एयरटेल ज्वाइन करा था ना, तो आपको कैसा लगेगा अगर यहाँ पे सीसीडी जैसी कॉफी मशीन लगी हो और बटन प्रेस करके कॉफी आई, कितनी कॉफी पियोगे? यही खड़े रहोगे। पूरा टाइम आवाज ही आती रहेगी मशीन के अंदर की, हाँ स्टीम कर रहे हो गरम। अगर इधर सीसीडी की कॉफी मशीन लगी हुई है, तो डेली आप आते हो, 4 घंटा आते हो, कितनी कॉफी पियोगे? आके कह रहे कॉफी की मशीन उठा लेंगे सर। हाँ। होनी चाहिए यार, वैसे नहीं? दस इंस्टीट्यूट रुपए में भी वाली? होनी चाहिए। हाँ, क्या क्या कह रहा है ये? नहीं, होनी चाहिए यार कॉफी मशीन। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं एयरटेल में था ना, तो जैसे उधर 9 घंटा 10 घंटा बैठते थे, तो कम से कम मैं 4 कॉफी पी लेता था। क्रेज क्रेज में चलो कॉफी पीते हैं, खाना खाया कॉफी, सुबह गए कॉफी, जाते टाइम कॉफी। एक शौक होता है ना सीसीडी वाली कॉफी पीने का। मैंने 2 महीना इतनी कॉफी पीना बेटे, उसके बाद मैं ग्रीन टी पर ही आ गया। मेरे को अच्छी नहीं लगती, पर मेरे को ऐसा हो गया था अंदर से, यार कॉफी देखी नहीं जा रही है। तो वो एक एक जो कॉफी होती है ना, उसकी ना कॉस्ट होती है, आप लगा लो 30 रुपए, बड़ी आराम से होती है, बहुत आराम से। कॉस्ट टू द कंपनी। आप मुझे बताओ, मैं एक दिन में कितनी कॉफी पी रहा था? 4। और अगर मैं 20 दिन जा रहा हूं, तो बेटे कितने रुपए होगा ये? 2400 रुपए की तो बेटा मैंने कॉफी पी ली। आप मुझे बताइए, ये बेनिफिट है कि नहीं है? साथ में कुकीज भी होती थी। समझ रहे हो? अच्छे वाले फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छे बिस्किट्स होते थे। वो होते हैं ना मार्केट में महंगे वाले, जो हम देखते हैं पर खाते नहीं है। होते हैं ना ब्राउनीज, और वो जो जो लगता है यार ये खाते हैं, पर प्राइस देखते हैं रख देते हैं फिर। है ना? होता है आपके साथ, नहीं होता? मेरे को तो याद है स्टूडेंट लाइफ में होता था, अब मैं खा लेता हूँ भाई। अब जाके हाँ, अब मेरे को एक बड़ा अच्छा तसल्ली मिलती है।
एक जाते हैं ना सीसीडी में, साथ में ब्राउनीज होती हैं और वो होती हैं, हम सोचते तो हैं पर कहते हैं छोड़ यार, हाँ ब्राउनी तो खा ही सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिस्किट्स होते थे, अच्छी वाली कुकीज होती थी, तो 3,000 का माल तो मैं ऐसे ही खा लेता था। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए ये बेनिफिट है कि नहीं है? मतलब अगर आप ऑफिस में चाय पी रहे हो, मान लो मिंकी मैम और बानी मैम, अब तुम बाहर जाके पूछ लोगे है ना, जैसी बात होती है। ठीक है, मिंकी मैम बानी मैम अगर 2 बार चाय पी रही हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ग्लास। ठीक है, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट मान लो 10 रुपए पर ग्लास बन गया, तो एक दिन के 2 ग्लास 20 रुपए, और अगर 25 दिन आ रही है तो 500 रुपए। तो उनकी सैलरी अगर मान लो 20,000 है एक एम्प्लॉय की, तो मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए आपकी सैलरी है 20,500। समझ रहे हो? इनकम टैक्स के एंगल से वो क्या बोलेगा, 20,000 तो आपको दे रहे हो उनको, लेकिन आप उनको जो खाने पीने को दे रहे हो वो भी तो ऐड करो। लेकिन बेटे सरकार इतनी खराब नहीं है जितने आप खराब सोच रहे हो। सरकार कहती है टी और स्नैक्स होते हैं ना, आप कंपनी के अंदर बैठ के जितनी मर्जी चाय पियो, सारी की सारी क्या है जी, टैक्स फ्री। तो अभी लिख देते हैं बेसिकली, अब ये मैं बाइफरकेट कर रहा हूं है। हाँ थोड़ी बहुत तो हो सकती है, नहीं इनकम कम, वो तो खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं यार, वो वाली चीज। हाँ, कंटेंट वाली बात कर यार, तू गलत गलत बातें करता है उसके साथ। अरे चारों तरफ फैले हुए हैं, बताओ यार। ठीक है, टी और स्नैक्स जो है वो पूरा का पूरा क्या है बेटा, टैक्स फ्री। और जो फ्री फूड है ना, एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, डिपेंड करता है बेटा कि आपकी नौकरी कहाँ लगी है। फ्री फूड होता है बेटे, कई ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो खाना भी देती है। जैसे आप जनरली ना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब होटल्स में देखोगे, अगर आप होटल में जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपको लंच जैसे बैंक्वेट में बुफे टाइप होता है ना, वैसा ही मिलता। तो मैं ना सम्राट होटल की ऑडिट करने जाता था, देखा चाणक्यपुरी में, सरकारी होटल है सम्राट, अशोका होटल सुना? चाणक्यपुरी पे ही है अशोका होटल, मतलब उधर ना जैसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और वो सब, उनको ज्यादा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सरकारी वो होते हैं, होटल्स होते हैं। तो बेसिकली उनको खाना उधर एम्प्लॉयज को वहीं मिलता था, तो मैं ऑडिट करने जाता था, तो हम भी एकदम जैसे बैंक्वेट के अंदर लगा होता ना खाना, तो ऐसे मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड करता है आपकी नौकरी कहाँ लगी है। अगर आपकी नौकरी लगी है रिमोट एरिया में, या फिर आपकी नौकरी लगी है, सर जी रिमोट एरिया क्या होता है बेटे, समझ जाओ ना, जो उतना डेवलप्ड एरिया नहीं होता, आपको लिस्ट नहीं आएगी कि बताओ क्या क्या रिमोट एरिया। रिमोट एरिया होता है, आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी नौकरी एक ऐसी जगह में लगा दूं जहां पर बाहर जाके मॉल नहीं है, जहां पर आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर नहीं कर सकते, एज्यूम कर लेते हैं रिमोट एरिया उसी को ही कहते हैं, क्या आप उस जगह पे नौकरी करने जाओगे? नहीं। तो क्या एज अ एम्प्लॉयर मुझे फैसिलिटी नहीं देनी पड़ेगी आपको, कि आपको कंपनी के अंदर ही सारा खाना प्रोवाइड करा जा रहा है? तो अगर तो रिमोट एरिया में आपकी नौकरी है और अगर मैं आपको खाना दे रहा हूं, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा, कहने का मतलब है सर जिस जगह पे खाने का आजू बाजू जगह ना हो और आप ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हो, आपकी कंपनी आपको खाने को दे रही है, तो वो टैक्स फ्री है। सर यहाँ पर आपने नहीं लिखा टी और स्नैक्स, बेटे टी और स्नैक्स चाहे रिमोट एरिया हो नॉन रिमोट एरिया हो जैसा भी हो, चाय के ऊपर आपका खर्चे को आपकी सैलरी को ऐड नहीं करा जाएगा। रही बात नॉन रिमोट एरिया, नॉन रिमोट एरिया मान लो गुड़गांव हो गया, हो सकता है ना गुड़गांव नॉन रिमोट एरिया। अगर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, इट इज टैक्स फ्री अप टू ₹50 पर मील।
पर मील का मतलब क्या होता है? आप एक दिन में कितनी मील्स खाते हो? 3, एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो बेसिकली आप अगर सपोज करो आपकी कंपनी आपको बोल रही है कि ऐसा करो, जब तुम मॉर्निंग में आओगे ना तो तुम छोले भटूरे खा लेना, तुम्हारा स्केड्यूल फिक्स है सर, कंपनी ने तुम्हें बोला है मॉर्निंग में क्या मिलेंगे तुम्हें, छोले भटूरे। कितने रुपए की प्लेट बेटा? 40 रुपए की। हालांकि 40 रुपए की होती नहीं, अब तो बहुत ही महंगे हो गए हैं जिंदगी में। कितने रुपए की प्लेट है छोले भटूरे की? चलो अभी 40 मान लेते हैं। उसके बाद आफ्टरनून में छोले कुलचे। अरे सर एटलीस्ट मेन्यू तो अच्छा रख लो, ठीक है। और बेटा अगर आप ओवर टाइम करोगे या कुछ भी है तो आप काम कर रहे हो, रात में डिनर में छोले चावल। छोले कुलचे हैं बेटा मान लो 70 रुपए के, और छोले चावल 100 रुपए के। मेरा आपसे सवाल है, अच्छा सर एक बात बताओ, मील्स डिफाइंड है 3? नहीं बेटा, आपको 6 मील खानी है, 6 बार खा लो इसको। इन द सेंस ब्रंच भी ले लिया आपने, दोबारा ले लिया, तो पर मील है। ऐसा नहीं बोला हुआ टोटल मील एक दिन में 3 होती है, बट एक नॉर्मल इंसान 3 ही करता है बेटा, ठीक है। आप मुझे बताइए टैक्सेबिलिटी क्या होगी एम्प्लॉय के हैंड्स में? क्या पहला वाला टैक्सेबल होगा? दूसरा वाला? और तीसरा? आप ऐसा मत कर देना, 100 + 70 + 40 210 - 150, ऐसे मत करना। आपको क्या करना है जी? पर मील माइनस करना है आपको। मुझे बताइए, क्लियर है? तो आप मुझे बता दो टैक्सेबिलिटी कितनी आ गई भाई की। और बेटे ये जो रिमोट और नॉन रिमोट है ये खाने के ऊपर है। आप चाय पी रहे हो, जितनी मर्जी चाय पी रहे हो, कोई ऐसी कोई लिमिट आपकी नहीं है। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? तो सर ये आपका हो गया टी, स्नैक्स एंड नॉन अल्कोहलिक। इसको नोट कर लो एक बार। आज वाला कह रहे हो ना? आज वाला भेज देता हूँ। बस इसमें ना पुराने भी होंगे तो तुम समझ जाना, नीचे लास्ट में ही है। हाँ जी, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। यस सर। अब हम कितने